साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज हम बात करेंगे सेक्शन 228 BNSS के ऊपर। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कंसर्न आरोपी के लिए, जो आपको उपस्थिति से एक एग्जम्पशन, एक बचाव जो है देता है। बट ये प्रोविजंस क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे, ये सब विचारने बिंदु हैं आज की डिस्कस के। तो अपन चलते हैं स्टेप बाय स्टेप और सारी बातों को जो है अपन वर्कआउट करते हुए चलते हैं। साथियों मान लीजिए कि आपके विरुद्ध एक FIR दर्ज हुई या एक कंप्लेंट जो है कोर्ट में, दोनों स्थितियाँ, और FIR में आप हो गए चार्जशीट या कोर्ट ने जो है ले लिया प्रसंज्ञान। तो जब आप कोर्ट में अपेयर हो गए क्रिमिनल केस के अंदर, तो उसका पहला बेस क्या है, टू सरेंडर, बट आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर बेल। क्योंकि अमूमन जहाँ पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है या गिरफ्तार कर लिया है उस स्थिति में भी, और अगर कोर्ट ने बुलाया है और आप कोर्ट में सरेंडर हो रहे हैं उस स्थिति के अंदर भी आपको जो है जमानत लगानी पड़ेगी। और जमानत जब आप लगाते हैं, जमानत जब कोर्ट स्वीकार करता है तो उसमें एक आदेश होता है कि आरोपी को 20,000 का मुचलका और 20,000 रुपये की जमानत पे जो है छोड़ने के आदेश दिए रहते हैं। ये ऑर्डर होता है। तो बेसिकली मुचलका क्या कहलाएगा, पर्सनल बॉन्ड, और जो जामीन है उसको हम कहते हैं श्योरिटी बॉन्ड। जामीन एक मराठी वर्ड है, जामीन को अपन जमानती भी कह सकते हैं। क्लियर है, सामान्य भाषा पर हम बात कर रहे हैं। बट कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं बिफोर द अक्यूज कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर में कोई काम आ गया है, वो बार बार नहीं आ सकता है, वो बहुत दूर रहता है। तो क्या करें ऐसा कि आरोपी के जो है राइट्स अफेक्ट नहीं हो। क्योंकि अगर आरोपी अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट जो है उसका बेल बॉन्ड जो है वो फॉरफिट कर देगा। क्लियर है, और अगर बेल बॉन्ड फॉरफिट कर दिया तो वापस प्रोसेस इशू होगा और अल्टीमेटली आरोपी को जो है अपीयर होना पड़ेगा, और इस बार जमानत नहीं मिली तो आरोपी को जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इतना कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इस कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए ही सेक्शन 228 BNSS में डाला गया है, ताकि आरोपी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाट दिस सेक्शन सेज, दिस सेक्शन सेज मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, कि मजिस्ट्रेट जो है आरोपी की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है। डिस्पेंस मीन्स उसमें छूट प्रदान कर सकता है, जिसको तकनीकी नाम दिया गया है अभिमुक्ति। व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति के लिए जो सेक्शन है वो है 228 BNSS। व्हाट इट सेज, व्हेनेवर अ मजिस्ट्रेट इशू अ समन, जो मैंने आपको बताया भी था। और समन्स कब इशू करेगा मजिस्ट्रेट, कि जब उसने कंसर्न परिवार पे प्रसंज्ञान ले लिया है। तो इंसेप्शन पे उसको समन्स जारी करने हैं, ना कि वारंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मजिस्ट्रेट ने समन इशू करे हैं ही में, इफ़ ही सीज रीजन टू डू सो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि अगर सम्मन जारी कर रहे हैं और उसके पास एक रीज़न है बिलीव करने का, टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज एडवोकेट। अगर उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि आरोपी जो है अपीयर नहीं हो पा रहा है इन पर्सन, और वो कारण जो है युक्ति युक्त है, तो ऐसी स्थिति में वो उसकी अटेंडेंस को जो है एग्जाम कर देगा और ये अलाउ कर देगा कि अक्यूज में अपीयर ऑन दैट डेट थ्रू एडवोकेट। तो कुल मिला के ये स्थायी हाजिरी माफ़ी नहीं है आपकी, ये अस्थायी जो है आपकी हाजिरी माफ़ी हुई है। हाजिरी माफ़ी मीन्स, हाजिरी मीन्स आपकी अटेंडेंस, और माफ़ी मीन्स उसका एग्जाम्पशन, अभिमुक्ति। क्लियर हो गया आपको। अमूमन अगर आप एक जूनियर एडवोकेट हैं या आपने नया जो है अभी ज्वाइन करा प्रोफेशन, क्लियर है, तो एक बात जो है समझनी है कि आपके सीनियर आपसे कहेंगे भाई फला फला कोर्ट में जाओ बेटा और ये एप्लीकेशन जो है दे के आ जाओ। उस एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सबसे पहले कोर्ट का नाम होगा, फिर केस नंबर होगा, फिर पक्षकारों का नाम होगा, फिर एक प्रार्थना पत्र लिखा होगा, प्रार्थना पत्र वास्ते हाजिर माफ़ी। क्लियर है, तो वो जो प्रार्थना पत्र हाजिर माफ़ी का है वो इस सेक्शन से कवर हो रहा है। उसमें आप कारण लिखते हो कि आज की तारीख पेश नियत है। नंबर 2 पे आप लिखते हो कि भाई आज आरोपी जो है बीमार हो गया, या उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, या उसको कोई बीमारी हो गई है। देयर आर सो मेनी रीजंस, बट एवरी रीजन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम कॉज। अगर वो सपोर्टेड बाय कॉज नहीं है, कॉज जो है जनरल है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि लिबर्टी का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कोर्ट आपको एग्जाम्पशन नहीं देगी। बट प्रॉपर रीजन होंगे तो वहाँ पर आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, पहले ये सेक्शन था 205 CRPC, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का व्यू भी यही है कि कोर्ट को हार्श नहीं होना है, कोर्ट मस्ट बी लिबरल इन इट्स अप्रोच। बट कोर्ट को यही भी देखना है कि कहीं ना कहीं जो जमानत की सुविधा है उसका दुरुपयोग ना हो रहा हो। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला के बैलेंस दोनों तरफ है, बट कोर्ट को हार्श भी नहीं होना है और अनावश्यक रूप से लिबर्टी भी नहीं देनी है। क्लॉज नंबर 2 कहता है, बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस। अगर मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी कर रहा है या किसी केस में ट्रायल कर रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, उसके डिस्क्रिप्शन में यदि किसी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर आवश्यकता है किसी आरोपी के पर्सनल अटेंडेंस की, तो वो डायरेक्ट करेगा कि अक्यूज्ड मस्ट अपीयर इन पर्सन, और ये डायरेक्शंस करने के लिए कारण देने होंगे, एंड द डायरेक्शन मस्ट बी नेसेसरी, और इसके कॉन्सिक्वेंस में वो आरोपी के अटेंडेंस को इन्फोर्स करा सकता है, उसको कंपेल कर सकता है टू
अपीयर बिफोर द कंसर्न कोर्ट, और उसके बावजूद भी अगर आरोपी अपीयर नहीं होता है तो वो आरोपी की ज़मानत को जो है जब्त कर सकता है। ये हमको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, बेल बॉन्ड जो है वो फॉरफिट कर लेगा। तो कुल मिला के क्लॉज नंबर 1 तो हमें दे रहा है लिबर्टी, पर क्लॉज नंबर 2 राइडर भी दे रहा है कि आपको कह दिया कि भाई चार्ज रखना है तो आपको आना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आप फिर इफ एंड बट्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इंडियन कोर्ट जो है इतने हार्श नहीं है, कोर्ट जो है कोऑपरेट करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि आरोपी जो है उस लिबर्टी का दुरुपयोग शुरू करता है, तो वो दुरुपयोग ना करे। तो क्लॉज नंबर 2 में जो है प्रोटोकॉल है कि अगर वो किसी केस में ट्रायल कर रहा है और वो ये कहता है कि आरोपी को आना होगा किसी प्रोसीडिंग के लिए, तो उस कंडीशन में वो आरोपी की उपस्थिति को कंपेल कर सकता है, और ऐसी स्थिति में वो एग्जाम्शन नहीं देगा और ना ही एग्जाम्शन देने के लिए अपना विवेक का जो है उपयोग करेगा। क्लियर हो गया बात ये। तो कुल मिला के दोनों तरफ की बातें इसमें लिख दी गई है 228 BNSS में। अब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है ये, जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए, आप नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर का पर्चा जो है अपने वकील को फॉरवर्ड कर दीजिए। जब भी आपका एडवोकेट जो है लगा देगा हाजिर माफी, तो अगर वो सपोर्ट करेगा विद अ फैक्ट तो इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप दूर रहते हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, आपको फ्लाइट नहीं मिली, आपकी ट्रेन छूट गई, कई कारण हो सकते हैं, तो जब भी कोई बात कहें तो यू मस्ट सपोर्ट द केस बाय रीज़न। सबसे बड़ी हिदायत ये है कि आप अपने क्लाइंट से कहें कि आपको वो एक मेल कर दे या कोई व्हाट्सअप कर दे, उसका डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगा दें ताकि हमें ट्रबल नहीं होए। कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट्स भी जो हैं रूटीन मैनर में लगाते हैं हाजिरी माफिया, क्लाइंट टच में है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको पता ही नहीं होता है। और कई बार ऐसे किस्से भी मैंने देखे हैं कि क्लाइंट की डेथ हो चुकी है और कोर्ट में लग रही है हाजिरी माफिया, या क्लाइंट किसी और केस में जो है बंद हो गया और कोर्ट में लग रही है हाजिरी माफिया। ऐसा मत करो भाई, कार्रवाई हो जाएगी बार काउंसिल में। आपको करना क्या है, एक बेसिक प्रोटोकॉल लेके चलना है जो हर कॉर्पोरेट लॉ फर्म जो है लेके चलती है। पहला प्रोटोकॉल ये है कि आप अपने क्लाइंट से कहें कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो मुझे SMS कर दो, SMS लिखवा लो और उस SMS का प्रिंट निकाल लो, एनेक्स द SMS विद द कंसर्न एप्लीकेशन, आपको फ़ायदा मिल गया। व्हाट्सअप करा लो, फ़ायदा मिल गया। ईमेल करा लो, फ़ायदा मिल गया। कम से कम कोई गड़बड़ी हो भी गई तो आपके पास एक बोनाफाइड कॉज रहेगा कि भाई मैंने तो उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करा, मैंने किसी भी गलत रूप से कोई बेनिफिट जो है कानून का नहीं लिया और ना ही कोर्ट को जो है मिसलीड किया है। भाई हम कोर्ट में जाते हैं, हमारी एक इमेज है तो वो इमेज भी अफेक्ट नहीं होगी और जो आरोपी के राइट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे। और अगर आरोपी दुरुपयोग कर रहा है तो कोर्ट को ईजी रहेगा अपनी पावर को एक्सरसाइज करने में। और एक बात ध्यान रखना, कई बार आरोपी नहीं आते हैं कोर्ट में, आप लोग जो है उनके लगाते रहते हो हाजिरी माफिया और कोर्ट की लिबर्टी का मिसयूज़ करते हो। ऐसा मत करो, कोर्ट ने बुलवाया है, ही हैज़ टू अपीयर, और अगर वो अपीयर होगा कोर्ट के डिस्क्रिप्शंस पे तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको बेनिफिट भी देगा। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आप कानून का एक साइड मत देखो, दोनों साइड देख के चलो। एक साइड तो क्या है कि एग्जाम्पशन मिलेगा और एक साइड ये भी कि कोर्ट जब चाहे उसको बुलवा सकता है। क्लियर है? तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस अप्रोच वाइल डूइंग द इफेक्टिव प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर हो गया अपने को? तो साथियों जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।